आज हम मौलिक संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक के अंतर्गत पहला लेक्चर रहेगा और इसमें हम आपको स्पष्ट समझाएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इनको हमारे संविधान में क्यों रखा गया, राज्य के ये क्यों प्रमुख कर्तव्य माने जाते हैं कि जिस प्रकार से मौलिक अधिकार जो व्यक्तियों को दिए जाते हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक्चुअली में देखे जाएं तो वो राज्य को दिए जाते हैं और राज्य के लिए वो एक सकारात्मक होते हैं। अगर राज्य उसमें कृत्य करता है या नहीं करता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, वो एक निर्देश हैं। तो इनके संदर्भ में यही बताएंगे कि राज्य को ये क्यों दिए गए और राज्य को अगर इनको दिए गए तो राज्य इनको किस प्रकार से प्रयोग कर सकता है। क्या ये बाध्य योग होते हैं या अबाध्य योग होते हैं? क्या इनके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती दे सकते हैं या इनसे संदर्भ में मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व है इनके बीच क्या टकराव होता है और टकराव की अवस्था में इनसे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात दिए हैं, क्या न्याय दिए हैं, उनके बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा। तो समझिए पहले कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है। यानी कि राज्य के नीति यानी कि राज्य अगर कोई नीति बनाएगा तो उससे संबंधित उसे निर्देश दिए गए हैं कि वो किस चीज़ों को फॉलो करेगा, किन चीज़ों को फॉलो करेगा और उन फॉलो को करते हुए वो अपने को क्या करेगा, कल्याणकारी साबित करेगा। क्योंकि हर राज्य जो है ना, बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में, तो उन राज्यों को एक दायित्व दिए जाते हैं। वैसे तो पूर्ण रूप से लागू ऐसा नहीं है कि उनका ये एक प्रकार से देखा जाए कि उनको लागू करना ही है, उनका वो एक कर्तव्य है, उनका एक अपना दायित्व बनता है कि हाँ मुझे समाज की भलाई करनी है या मुझे देश की भलाई करनी है या राज्य को उत्थान करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे। और ये हर राज्य अपने अपने अकॉर्डिंग करता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि एक राज्य कुछ कर रहा है तो एक कुछ कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और एक समान रूप से जरूर नहीं समान से लागू करें। अगर हर राज्य अपने कल्याण करना चाहता है, अपने वहाँ की रहने वाली जनसंख्या है उसका कल्याण करना चाहता है, तो उसको वह कर्तव्य निभाते हुए उनको फॉलो करेगा और वो राष्ट्र के हित में एवं जनता के कल्याणकारी जनता के हित में वो निरंतर इसमें फॉलो करेगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। तो यही इसके लिए दिए गए। देखिए क्या होता है कि जब हमारा भारतीय संविधान बना था, ठीक, और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को तो दिया ही गया था, ठीक, मौलिक अधिकार को तो दिया गया था और मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया था 12 से 35 तक। ओके, ये भाग 3 था। तो भारतीय संविधान के जो निर्माता रहे हैं, जो व्याख्या करता रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमने अधिकार दे दिए, ये हमने व्यक्तियों को अधिकार दिए कि व्यक्ति इन अधिकारों का फॉलो करते हुए कैसे काम करेगा या हम इन अधिकारों के समर्पण में करते हुए कृत्य करेंगे। यानी कि उन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करेगी, यानी कि इनके खिलाफ सरकार काम नहीं कर सकती। मतलब ये है कहने का मौलिक अधिकार एक प्रकार के राज्य के लिए वो एक नकारात्मक का काम करते हैं, ठीक है, और व्यक्तियों के लिए भी एक प्रकार के नकारात्मक होते हैं, कई सारे नकारात्मक हैं लेकिन सकारात्मक हैं। तो इसलिए मौलिक अधिकार एक सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। ओके, तो इनको भाग 3 में रखा गया था क्योंकि अगर आप देखोगे कि अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद, ठीक, तो ये जो अनुच्छेद 14 है ये कहता है विधि के समझ समानता या विधि की समझ समता की बात करता है। तो ये एक सकारात्मक है, यानी कि सभी के लिए समान रूप से समान दृष्टिकोण से देखता है, तो ये सकारात्मक है। और जबकि अनुच्छेद आप देखोगे 15 है तो ये नकारात्मक है, क्योंकि आप क्या करोगे, केवल धर्म, जात, लिंग, इसके भेदभाव आप नहीं कर सकते हो, ना राज कर सकता है, ना आपको नहीं कहा गया है कि आप करो किसी के साथ भेदभाव। ओके, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन है, आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये जो क्या है ये नकारात्मक है, ये आपके लिए सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है, समझ रहे। तो जैसे 20-21 देख लो, 20-21 आपको ये संरक्षण देते हैं, तो ये आपके लिए सकारात्मक है। ओके, समझ रहे हो ना, तो ये आपके लिए सकारात्मक है। जैसे 19 आपके लिए सकारात्मक है। इस प्रकार से कुछ अनुच्छेद जो होते हैं वो नकारात्मक भी होते हैं। जैसे 16 ये नकारात्मक है, क्यों?
ये अवसर की समानता देता है, लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो ये कुछ लोगों को अब ऐसा है कि समानता तो देता है, लोक अवसर की समानता मतलब लोक नियोजन अवसर की समानता, तो ये सरकार के प्रति नकारात्मक है और अपने प्रति सकारात्मक है। यानी कि जो हमारे लिए कुछ ऐसी मतलब कि धारणा देता हो या कुछ ऐसे विशिष्ट प्रावधान करता हो जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए वो नकारात्मक साबित होते हों, तो वो विषय जो होता है प्रावधान वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नकारात्मक बोलता है। जो हमारे लोगों के हित के लिए होता है लेकिन उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, तो वो आप समझ सकते हो कि वो हमारे लिए सकारात्मक होता है। समझ रहे हो? तो ये मौलिक अधिकार की बात थी। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको थोड़ा समझिएगा। राज्य के नीति निर्देशक यानी कि निर्देशक का अर्थ ये हुआ कि जो भारतीय संविधान जब बना था तो संविधान सभा में इनको भी रखा गया था दस्तावेज के रूप में, तो इनको भाग 4 में रखा गया, भाग 4 में रखा गया। और भाग 4 जो है ये आप देखोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की स्पष्ट विवरण करता है। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट वर्णन करता है और ये 35 से 51 तक दिए गए हैं। ओके, अब बात यहां आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आवश्यकता क्यों पड़ी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका रीजन ये था कि भारतीय संविधान जब बना था तो भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार दे दिए गए थे कि मौलिक अधिकार जो रहेंगे वो व्यक्तियों को प्राप्त होंगे। ओके, अब मौलिक अधिकार व्यक्तियों को जब प्राप्त होंगे तो मौलिक अधिकारों का तो वो प्रयोग करेंगे, मौलिक अधिकारों का तो वो प्रयोग करेंगे, लेकिन उन मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए मतलब ऐसा है उन मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए, क्योंकि सरकार जो नीति बनाएगी पॉलिसी बनाएगी वो कैसे बनाएगी, मुझे आप बताइए वो कैसे बनाएगी। आई मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार आपको दे दिए गए, आप उनको तो आप यूज करोगे ठीक, लेकिन आपको जब तक पॉलिसी नहीं दी जाएगी आप उनका कैसा प्रयोग कर सकते हो, मुझे एक बात बताइए कैसे कर सकते हो। तो विदाउट पॉलिसी के आप भी मौलिक अधिकार का यूज कैसे कर सकते हो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य का ये अपना एक कर्तव्य बनता है कि वो मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए अपनी इस प्रकार से नीति बनाए ताकि वो राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित कर सके। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था का मतलब है कि सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर सभी स्तरों पर ये विकास करे, लोगों को एक समान दृष्टिकोण से विकास करे, तो ये है कल्याणकारी समाज की व्यवस्था। इससे लोकतांत्रिक समाज विकसित होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो रहे हैं वो देखे जाए तो 35 से 51 तक हैं। ओके, तो यहां पर 35 अनुच्छेद में तो राज्य का पूरा परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व रहे हैं इनकी क्या भूमिका है, इनकी क्या भूमिका है। तो पहली बात तो ये है कि ये सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक किसके लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं, क्योंकि राज्य अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। लेकिन ये व्यक्तियों के लिए नकारात्मक होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर राज्य चाहेगा तो करेगा, राज्य नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ये राज्य का अपना एक कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य सही ढंग से करना चाहता है तो करेगा, अगर नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। ओके, तो ये प्रकार से देखोगे तो ये व्यक्तियों के लिए नकारात्मक होते हैं, जबकि ये सरकार के लिए सकारात्मक होते हैं, क्योंकि सरकार को ये अपना एक कर्तव्य दिए गए हैं और सरकार इन कर्तव्यों का पालन करते हुए आपके मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए वो अपना कर्तव्य निभाएगी। और वो कर्तव्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्योंकि अगर आपको मौलिक अधिकार दिए हैं तो मौलिक अधिकार अगर आपको दिए हैं तो अगर कोई भी विधि बनाई जाती है तो उस मौलिक अधिकार के तहत ध्यान में रखते हुए विधि बनाई जाती है। ओके, और वो विधि जो होती है वो लागू जब की जाती है तो वो किस उद्देश्य से की जाती है, वो इस उद्देश्य से की जाती है कि हम राज्य की कल्याणकारी व्यवस्था कर सकते हैं, राज्य की हम कल्याणकारी व्यवस्था कर सकें, इस हेतु बनाई जाती है। और जब राज्य कल्याणकारी व्यवस्था करेगा तो वो सरकार पे ये डिपेंड किया गया है कि वो राज्य की अपने कल्याण करना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर वो चाहता है तो वो कर्तव्य हैं उसको दिए गए हैं वो पालन करेगा, अगर नहीं चाहता है तो नहीं पालन करेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार के
खिलाफ आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि राज्य अगर आपके मौलिक अधिकार का कुछ भी हनन करती है, कुछ भी उसमें हस्तक्षेप करती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोचो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के हम चले जाए खिलाफ, तो नहीं जा सकते। क्यों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो विधि कानून बनाएगी उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होती है, ना कि तुम। ना तुम इसमें कुछ कर सकते हो। ओके, अगर आप जाओगे, अगर आप इनके खिलाफ जाओगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और बोलोगे कि मुझे, मेरे लिए सरकार ने कोई आवास नहीं दिया, मेरे लिए कोई सरकार ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, सरकार ने मेरे लिए कोई ऐसी वो नहीं की, कोई रोजगार नहीं दे रही है सरकार, तो आप सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट इसमें हाथ खड़ा कर देगा कि भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार के साथ साथ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य को दिए गए हैं और ये विधि द्वारा हैं, यानी कि विधि के अंतर्गत निहित हैं। विधि का मतलब है संवैधानिक मूल, जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत निहित किए गए हैं। तो इसमें क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं कुछ कर सकता। तो आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, कोई न्यायालय में नहीं जा सकते हो, किसी न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दी जा। बस ये है कि राज्य अपना कर्तव्य अगर निभाना चाहता है, देश में एकता, राष्ट्रीय एकता बनाना चाहता है, ओके, देश का विकास करना चाहता है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, सभी को ध्यान में रखते हुए अगर वो अपना कर्तव्य निश्चित तरीके से पालन कर रहा है, तो वो निश्चित ही जन कल्याण के लिए, सार्वजनिक हित के लिए वो हमेशा ही क्या करेगा? नीतियों को फॉलो करेगा और इन राजनीतिक तत्वों को फॉलो करेगा। तो आप ये खुद समझिए कि ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं ना, ऑर्डर दिए गए हैं। आप ये समझना मेरी बात को कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आप जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट भाई कह देगा ये राज्य के निर्देशक हैं, ये निर्देश दिए गए हैं कि आप भाई ऐसा काम करो, मौलिक अधिकार को ध्यान रखते हुए काम करो। ये आपको ऑर्डर नहीं दिया गया है, आदेश नहीं दिया गया है राज्यों को कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। नो नो नो, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। हाँ, राज्य की नीति निर्देशक को आपने निर्देश दे दिए हैं, अगर वो निर्देशों का पालन करता है तो निश्चित रूप से आपका देश का विकास, ये राष्ट्र का विकास और देश की एकता हमेशा ही कायम रहेगी और राष्ट्र का विकास के साथ जन कल्याणकारी स्थापना अवश्य हो जाएगी, राज्य की कल्याणकारी अवस्था। तो निर्देशक हैं, ये निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि भाई तुम अपना कर्तव्य देखो, तुम्हें अपने इन अकॉर्डिंग काम करो। इससे संबंधित राज्य के लिए सकारात्मक हैं कि राज्य इनका अगर कर्तव्य करती है तो करेगी, नहीं करती है तो नहीं करेगी, उसकी इच्छा पे डिपेंड है। तो ये उसके लिए सकारात्मक है, भाई हमारी इच्छा है। लेकिन ये जन कल्याण के लिए नकारात्मक है, क्योंकि लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। राज्य इसमें लोग इसमें जो व्यक्ति हैं या जनता है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाँ, विद्रोह कर सकती है कि मेरे लिए नीति बनाओ, रोजगार दो, ऐसा करो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बोलो कि मुझे न्याय चाहिए, इसमें चुनौती दे दूं सुप्रीम कोर्ट में राज्य के खिलाफ, तो आप नहीं दे सकते। समझ रहे हो? तो ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं। और आप ये खुद जानिए कि जब मौलिक अधिकार दिए गए तो मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार हैं व्यक्तियों को प्राप्त है और राज्य नीति निर्देशक हैं जो राज्यों को प्राप्त है। अब मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक दूसरे से कितने रेलिवेंट होते हैं, कितने जुड़ाव रखते हैं। ओके, क्योंकि जुड़ाव तो है इनमें, क्योंकि अगर कोई भी नीति बनाई जाती है, कोई भी नीति बनाती है तो राज्य को ये स्वेच्छा पर डिपेंड है कि वो अपनी नीति बना रहा है, और जब वो नीति बनाता है तो मौलिक अधिकार को ध्यान में रखता है। मौलिक अधिकार को ध्यान में रखता है कि वो अगर कोई मौलिक अधिकार के तहत ऐसी कोई विधि तो नहीं है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, समझ रहे हो, नहीं बना सकते ना। तो मौलिक अधिकार को ध्यान में रखता है। दूसरी बात, जो उसे निर्देशक दिए गए हैं उनका भी पालन करता है कि मुझे निर्देश दिए गए हैं कि हम गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित व्यवस्था को हम अपनाएंगे, या हम सामाजिक व्यवस्था को अपनाएंगे, ओके, या हम राजनीतिक व्यवस्था के तहत इसमें काम करेंगे। तो वो उसी स्वेच्छा पर डिपेंड किया गया, वो उस पर डिपेंड है, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। मुझे लगता है आप चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, अब बात यहां आती है कि इनके बीच की मौलिक अधिकार और जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जब इनके बीच आपस में टकराव होता है तो फिर इसमें ये जानकारी दी जाती है कि इसमें मौलिक अधिकार बड़े हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं। कोई न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को बड़ा बताता है, किसी में राजनीति के नीति निर्देशक तत्व को बड़ा बताता है, किसी में बराबर बता देता है, किसी में पूरक बता देता है, एक दूसरे के पूरक है। तो हम यही वाद विवाद को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे।
चलिए, चलो, तो पहला आप देखोगे, पहला मौलिक राजनीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो पहला वाद था वो था चंपकन दौराई राजन बनाम मद्रास राज। चंपकन एक व्यक्ति का नाम है, चंपकन दौराई राजन मद्रास राज। अब देखो यहां मद्रास जुड़ गया है, यानी कि राज से संबंधित है, राज से संबंधित है, और ये मद्रास राज से है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, क्योंकि यहां राज्य लगा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो राज्य अवश्य लगेगा, क्योंकि मद्रास जो था, एक मद्रास जो था उस समय आप देखोगे तो ये एक प्रकार का राज्य था उस समय। वर्तमान में ये तमिलनाडु में शामिल है, ठीक, तमिलनाडु ही वाला भाग है, तो वहीं से ये मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1950 में, 1951 में इसका जजमेंट दिया। चंपकन दौराई राज्य में ये कहा गया कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्यों को दिए गए हैं। तो अगर सरकार अगर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई विधि बनाती है, कानून बनाती है, तो आप इसमें ये बात कही गई, क्या इसमें अगर विधि बनाई जाती है और विधि को लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से इनमें आपस में टकराव होगा। तो इस टकराव की अवस्था में कौन बड़े या छोटे हो सकते हैं? इसमें मौलिक अधिकार बड़े हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं? तो इसमें यह बात आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट ये दिया था कि आप जानते हो कि मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त हैं, और जब व्यक्तियों को प्राप्त हैं तो व्यक्तियों को ध्यान में रखते ही तो नीति निर्देशक तत्व बनाती है, ठीक। मौलिक अधिकार जो हैं वो नीति निर्देशक तत्वों से बड़े हैं, मतलब ये बात इसमें कही गई थी, लेकिन हम आपको पहले समझाते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो आप देखते हो कि उनको ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाता है राज्यों द्वारा। तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए वो विधि बनाए। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो किसी को एक दृष्टि से देख करके अगर विधि का पालन करते हुए, विधि बनाते हुए राज्यों में जो अपने प्रशासन के तहत वो लागू कराती है, तो निश्चित रूप से उसमें मौलिक अधिकार का हित छिपा होता है। मौलिक अधिकार का हित छिपा होता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर भारी होते हैं। तो इसमें ये स्पष्ट किया गया। तो इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बड़े हैं, इसमें ये स्पष्ट किया गया। इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बड़े हैं। समझ रहे हो ना, बड़े हैं। तो ये बात इसमें स्पष्ट कर दी गई। क्यों? बात यही आती है कि कोई भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो पालन करेगी गवर्नमेंट, जो भी नीति बनाएगी, वो मौलिक अधिकार को ध्यान में रखेगी। मौलिक अधिकार का तो कहीं नहीं हनन तो नहीं हो रहा है मेरी नीति में, तो ध्यान में रखेगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई चीज अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वो ध्यान में रखने वाली चीज हमेशा बड़ी होती है। इस उद्देश्य से मौलिक अधिकार बड़े हैं। समझ में आ रहा? अब बात ये आती है कि ये तो चंपकन दौराई राज्य, मद्रास राज्य में ये बात स्पष्ट की सुप्रीम कोर्ट कि भाई मौलिक अधिकार बड़े हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व उससे छोटे हैं, यानी कि मौलिक अधिकार उससे आगे हैं। ये बात स्पष्ट कर दी गई। तो आगे यही फैसला जब फिर से आता है तो फिर अगला जो निर्णय लिया जाता है वो आपको मिलेगा कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य से 1952 में फिर एक तुरंत फैसला आता है। तो 1952 में आप देखोगे 1952 ये इसमें जो दिया गया था कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, ये बिहार राज्य से जुड़ा हुआ था मामला। ओके, अब ये जब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय पहुंचा इसका 1952 में सुप्रीम कोर्ट में जब निर्णय पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया। इस पर डिसीजन क्या दिया उन्होंने कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो मौलिक अधिकार से बड़े हैं। ओके, यहां ये बात कही गई, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो मौलिक अधिकार से बड़े। क्यों? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अगर कोई नीति बनाई जाती है या कोई कानून बनाती है गवर्नमेंट, तो मौलिक अधिकार को वो सीमित कर सकती है, मौलिक अधिकार को वो सीमित कर सकती है। मौलिक अधिकार को वो सीमित कर सकती है। समझ में आया? इसका अर्थ ये हुआ कि मौलिक अधिकार को जब राज्य सीमित कर सकते, क्योंकि 368 के तहत जब केशवानंद भारती मामला आया था, तो केशवानंद भारती 1973 का मामला है, उसमें ये बात थी कि सीमित कर सकती है। लेकिन ये बात पहले भी 368 के तहत ये, फिर भी आप देखोगे जब 368 का तहत जब शंकरी प्रसाद जब फैसला आया था, शंकरी प्रसाद वाला, ओके, शंकरी प्रसाद जब मामला आया था, तो शंकरी प्रसाद में 1950 में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि 368 के तहत जो संसद है वो क्या कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, और ये उसकी एक विधि है। इसका अर्थ हुआ ये पहले ही इसमें स्पष्ट बात कर दी गई थी, और इसका समर्थन भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका समर्थन किया, तो फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक, तो अगर वो कोई भी विधि बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो वो संशोधन के तहत अगर बनाती है। राज्य का यहाँ अर्थ क्या समझ रहे हो? राज्य का अर्थ यहाँ पर केंद्र भी है, और राज्य का अर्थ यहाँ पर जो राज्य सरकारें हैं, गवर्नमेंटें हैं, जो राज्यों में हैं, स्थापित हैं, उनको भी यहाँ पे लिया गया है। तो आप ये खुद समझिए, जो 368 जो है, जब उसके तहत संविधान संशोधन कर सकती है, तो फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अगर कोई कानून बनाती है, गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, तो निश्चित ही वो मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकती है। ये बात स्पष्ट थी इसमें, ठीक। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो इसमें फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलते हुए स्पष्ट कर दिया कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो मौलिक अधिकार को सीमित करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकार को सीमित करते हैं, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से बड़े हैं। अब इसमें बात देखो जस्ट अपोजिट हो गई। जो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1952 में आया था, बड़े हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य के निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकार से बड़े हैं या आगे हैं, या मौलिक अधिकार उनसे कमजोर हैं। बात आप समझ रहे हो ना? क्योंकि राज्य के निर्देशक तत्वों के द्वारा विधि द्वारा आप मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकते हो। चलिए, तो ये बात इसमें स्पष्ट कर दी गई, किसमें? 1952 में। अगला फिर से डिसीजन आता है, वो आता है केरल शिक्षा बिल को लेकर के। केरल शिक्षा बिल आप देखोगे, केरल शिक्षा बिल, ये वाला जो मामला आता है, इसमें देखा गया कि शिक्षा को लेकर के जो शिक्षा बिल पारित हुआ था उससे संबंधित मामला है, और केरल ने शिक्षा बिल जब पारित किया तो शिक्षा को लेकर के आप वहां पर आप देखोगे तो वहां की जो मौलिक अधिकार थे, वहां के व्यक्तियों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार थे, तो शिक्षा को लेकर के वहां पर बिल जो पारित हुआ था, उन्होंने बिल को सरकार से ये डिमांड की थी कि आप शिक्षा को लेकर के एक मौलिक अधिकार के तहत ऐसी विवेचना कीजिए या ऐसा उसमें निहित प्रावधान कीजिए ताकि शिक्षा एक प्रकार से सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से प्राप्त हो सके। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद जो 14 था वो क्या था? वो समानता की बात करता है। तो यहां अगर शिक्षा मिल रही है, अगर शिक्षा का प्रावधान है, शिक्षा दी जाएगी तो सभी को एक समान रूप से दी जाएगी, एक समान रूप से देखा जाएगा। यानी कि शिक्षा एक समानता का एक वो स्वाभाविक गुण है जो हर व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो ग्रामीण का हो चाहे शहर का हो, उचित शिक्षा समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि अगर ग्रामीण का बच्चा अगर शहर में पढ़ने आता है तो उसे शहर में उसे शिक्षा देनी चाहिए, उसे भी उसी बच्चों के समान शिक्षा देनी चाहिए जो, और शहर में जो व्यक्ति मतलब बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी चाहिए। तो ये एक समानता को व्यवहार में लाता है, यानी कि अनुच्छेद जो 14 है वो समानता को स्पष्ट करता है। अब
एक तो 14 स्पष्ट करता है इसकी, दूसरा अनुच्छेद 19 ये भी क्या कहता है, वाक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो यानी कि वाक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत हर बच्चे को ये अपना बोलने का अधिकार है, उसे बोलने का अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा से संबंधित या अपनी जीवन से संबंधित बनाए हुए कुछ बनाने के लिए वो अपनी मांग कर सकता है, वो अपनी सरकार से मांग कर सकता है। तो वो शिक्षा एक ऐसा फैसला था उस समय जो हर बच्चे को, हर एक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए शिक्षा को लेकर के गवर्नमेंट ने जब ये पॉलिसी बनाई थी, गवर्नमेंट ने शिक्षा नीति या पॉलिसी बनाई थी, तो उसमें मौलिक अधिकार के तहत ये स्पष्ट किया गया था, उसमें एक विवरण स्पष्ट कर दिया गया था। जब केरल में जब शिक्षा बिल आया था तो सरकार ने भी इस चीज को मान्यता दी थी कि हाँ, शिक्षा एक प्रकार का मौलिक अधिकार का तहत रहेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षा बिल जो बनाया गया वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बनाया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, लेकिन उसे मौलिक अधिकार में जोड़ने की बात हुई, मौलिक अधिकार में जोड़ने की बात हुई। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, यानी कि ये सब दोनों बराबर हैं, यानी कि इसमें बराबर है। इसमें स्पष्ट हो गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो मौलिक अधिकार के समान हैं, मौलिक अधिकार के समान हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कोई एक छोटा बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी इसे बोलते हैं हार्मोनी का सिद्धांत। हार्मोनी जो थ्योरी आती है वो इसका मतलब यही है कि कोई व्यवस्थाएं हैं, कोई भी प्रावधान हैं, ठीक है, वो अगर समान रूप से देखे जाएं, दोनों समान रूप से एक साथ साथ चलें, मतलब एक साथ साथ चलें, तो इसका मतलब ये है कि वहां हार्मोनी है, और हार्मोनी का मतलब है एक समानता को भाव को दर्शाता है, ठीक, बराबर को दर्शाता है वो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे केरल शिक्षा बिल है वो समझ में आपको आ गया। फिर इसके बाद 25वां संविधान संशोधन हुआ 1971 में। 25वां संविधान संशोधन जब 1971 में हुआ तो उसमें एक चीज स्पष्ट की गई। उसमें क्या स्पष्ट की गई? क्योंकि इसमें यह कहा गया कि मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 39B और 39C से छोटे हैं। यानी कि आप देखना मेरी बात यहां पे सुनो, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 14 है, 19 है, 21 है, ये राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 39B है और 39C है, ठीक, इससे ये क्या है, छोटे हैं। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो 39B और C अनुच्छेद जो जोड़ा गया है, ठीक, ये राज्य के नीति निर्देशक का तत्व है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो 39B और C में स्पष्ट कुछ विवरण किए गए हैं, अभी हम उसमें बताएंगे। लेकिन वो क्या है, अनुच्छेद 14, 19, 21 जो संवैधानिक प्रावधान के तहत दिए गए हैं उनसे वो बड़े हैं, राइट, उनसे वो बड़े हैं, जबकि ये मूल संविधान में दिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है 39B, C ये मूल संविधान में नहीं है, ये 25वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ तो 39B और C जोड़े गए। और 39B और C का मतलब था यहाँ पे कि अगर कोई आर्थिक संसाधन है, अगर किसी के पास आर्थिक संसाधन है और वो आर्थिक संसाधन किसी पे कम है, किसी पे ज्यादा है, सुनना मेरी बात, आर्थिक संसाधन किसी व्यक्ति पे कम है और किसी पे ज्यादा है, तो सरकार उन आर्थिक संसाधनों को क्या करेगी, अनुच्छेद 14 के तहत और व्यक्ति की जीवन की गरिमा को बनाए रखने के लिए और व्यक्ति के हितों के संरक्षण के लिए वो क्या करेगी, आर्थिक जिन पे अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा संसाधन है या कोई ऐसा व्यापार है वो ज्यादा से ज्यादा धन को अर्जित कर रहा है, तो वहां से वो सरकार क्या करेगी, आर्थिक समानता के लिए वहां से वो टैक्स लेगी या उनसे कुछ फंड लेगी या वो कुछ ऐसी वितरण प्रणाली बनाएगी ताकि वो वहां की लोगों को, गरीब लोगों को, जिनके पास संपदा नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, उनको वो दे सके, उनके लिए नीति बना सके। इसलिए जो 14, 19, 21 है जिस समानता की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, 19 जीवन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो ये 14, 19, 21 हैं, ये राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व 39B और C दिए हैं इनसे छोटे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ध्यान में रखते हुए मतलब ये कृत्य किया गया, इनको ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया है 39B और C को,
और 39 बी और सी जो है ये तो एक प्रकार से देखोगे आपसे की समानता, सॉरी विधि की समझ समता, 19 हक की मांग करते हैं, 21 जीवन स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगर हर व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता का जीवन जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अगर किसी के पास ज्यादा आर्थिक संसाधन है तो उन आर्थिक संसाधनों से सरकार उनका छीनकर गरीब दुखियों को देगी। इसका मतलब आप ये समझिए, ये 39 बी में ये स्पष्ट किया गया है। ओके, ये स्पष्ट बी में कर दिया गया है। स्पष्ट बी में क्या किया गया है, इसमें स्पष्ट कह दिया है कि अगर किसी समुदाय के पास भौतिक संसाधनों का स्वामित्व अगर ज्यादा है तो उसके स्वामित्व को नियंत्रण किया जाएगा, उसके स्वामित्व को वितरण करके सेवाओं के लिए या लोगों के हितों के लिए, लोगों के संरक्षण के लिए, गरीब दुखियों के लिए वो आर्थिक संसाधन बांटे जाएंगे। ये स्पष्ट कर देता है 39 बी, क्योंकि ये राज्य का अपना कर्तव्य बनता है। राज्य देश की कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, लोगों का हित चाहता है, तो वो सभी को एक समान देखेगा। यहां पर ये बात स्पष्ट की गई 39 बी में, ये राज्य पे डिपेंड करता है। ओके, अब 39 बी क्या कहता है, 39 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इतना धन अर्जित नहीं करेगा या इतना व्यापार के तहत धन अर्जित नहीं करेगा कि दूसरे का दोहन ही कर ले। बात समझ रहे हो? देखो यहां पे 39 जो सी है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है आर्थिक प्रणाली या आर्थिक व्यापार करता है, राइट, आर्थिक व्यापार करता है, तो आर्थिक व्यापार के तहत इतना धन अर्जित, ऐसा धन अर्जित नहीं करेगा कि वो दूसरे का शोषण कर ले, दूसरे का शोषण से संबंधित हो या दूसरे से शोषण होता हो उसमें। यानी कि 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठेके पर काम कर रहे हैं, उसमें आप वो क्या कर रहे हो कि आप धन अर्जित करने में लगे हो, और निश्चित रूप से आप उनका शोषण कर रहे हो, इनका धन अर्जित कर रहे हो। ओके, तो ये आपके लिए क्या है, इसमें धन ज्यादा से ज्यादा व्यापार में आप अवैध व्यापार कर रहे हो, तो इससे सरकार क्या करेगी, इस पर आप ज्यादा धन एकाग्र नहीं कर सकते हो। अगर वो शोषण से संबंधित है उसकी जांच करेगी, एकाग्र नहीं कर सकते हो। एकाग्रता का मतलब यहां पर यही आता है कि आप धन को, उत्पादन को, साधनों को ज्यादा से ज्यादा एकाग्रता नहीं कर सकते हो, इससे किसी का नुकसान ना हो, बस ये छिपा है इसमें। ठीक है, तो अब ये 39 में है। 39 में क्या है कि जो उसके पास ज्यादा ज्यादा आर्थिक संसाधन है, उसमें से कुछ आर्थिक संसाधनों का वो सरकार नियंत्रण करेगी, उसका वितरण करते हुए गरीब दुखियों को बांटेगी या गरीब दुखियों के लिए नीतियां बनाएगी। ये 25वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था। तो यहां स्पष्ट कर दिया गया कि जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो देखा जाए तो व्यक्ति को व्यापार करने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अब वो व्यवसाय जो है ना, व्यवसाय चाहते हैं धन कितना भी अर्जित करे सरकार, धन कितना भी अर्जित करे, मतलब अरे व्यक्ति जो है वो धन कितना भी अर्जित करे, सरकार उसमें क्यों करेगी, टैक्स लगा सकती है, अलग बात है, क्यों करेगी, उसका धन क्यों लेगी, ये बताइए मुझे। तो यहाँ पर बात ये है कि वो व्यापार जो है उसकी जांच की जाएगी, सब कुछ की जाएगी। अगर वो व्यापार, यदि वो व्यापार थोड़ा भी अवैध गतिविधियों से अगर लिप्त है तो उसकी धन है, उसकी संपत्ति है, गरीबों को दी जाएगी। दूसरी बात, अगर वो धन ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर रहा है तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, वो गरीब दुखियों को देगी। ओके, तो ये आर्थिक संसाधन जो है किसी व्यक्ति पे अगर अधिक होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो सरकार उसको कहीं ना कहीं से चूसने का प्रयास करते हुए गरीब दुखियों को वो नीति बनाएगी, गरीब दुखियों के लिए नीति बनाएगी। ये स्पष्ट करता है। इसका मतलब यह कि कोई विशेष व्यक्ति पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक संसाधन नहीं हो सकते। हाँ, आप करो कोई बात नहीं है, लेकिन बस अवैध चीजें, व्यवसाय नहीं होना चाहिए। इस पर अगर आप होते हो तो आपकी संपत्ति को सरकार 39 के तहत गरीब दुखियों को वितरण कर सकती है। चलिए, तो ये बातें स्पष्ट कर दी गई इसमें। तो अब बात यहां आती है कि अनुच्छेद 14, 19, 21 है, ये 39 और सी से छोटे हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं और जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और 25वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत यही स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व के तहत जो 39 और सी जो जोड़ा गया है, इसका उद्देश्य ये है कि जन कल्याणकारी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 14, 19, 21 इनको फॉलो करता है। इसका मतलब 39 और सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 और सी हैं वो बड़े हैं 14, 19 और 21 से। अब बात यहां समझो,
यहाँ पर 39B है और C है, इनको बड़ा कहा गया 14/1921 से। 25वां संविधान संशोधन 1971 में। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, कि फिर एक जजमेंट आता है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला में कोई इसमें ज्यादा वो नहीं किया गया था, इसमें यही कहा गया 1973 में स्पष्ट यही किया गया कि केशवानंद जो भारती मामला था वो किससे संबंधित था, वो जमीन से संबंधित था। केरल का था राज, ठीक, तो उससे संबंधित था। ये थी किससे, जमीनी से संबंधित था, उनके मठ से संबंधित था। अब बात ये आती है कि केशवानंद में यही जब चुनौती दी गई थी, जमीन को लेकर के चुनौती दी गई थी, तो वहां स्पष्ट ये बात भी आई थी कि अनुच्छेद जो 39 बी और सी हैं वो सरकार, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संपत्ति से जुड़े हुए हैं, संपत्ति से जुड़े हैं। क्यों संपत्ति क्यों नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है या वो अपनी मेहनत से कमाई कर रहा है, अगर वो मेहनत के तहत अगर किसी प्रकार का अवैध है या कोई ज्यादा से ज्यादा दुराचार तरीके से उसको कब्जा में कर लिया है, ओके, या लोगों को उसमें बहला फुसला कर या उसमें उनको ना समझ होने की वजह से उनको मतलब कि व्यापारिक तौर पर उनको जोड़ा है या उनको आशोषण किया है, तो निश्चित रूप से वो संपत्ति का वितरण किया जाएगा। और वो जब संपत्ति का वितरण किया जाएगा तो केशवानंद भारती की जो जमीन थी वो भी तो एक देखोगे धर्म प्रचार प्रसार के लिए भी तो ज्यादा से ज्यादा थी, ठीक, उसमें भले ही वो कल्याणकारी करते हो लेकिन वो ज्यादा जमीन थी, उसमें धर्म प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कब्जा कर रखी थी। ओके, तो अब इस पे भी वितरण करने की बात थी, तो इस पे भी वितरण करने की बात थी, तो इसमें अनुच्छेद 39 और 20 और सी था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया, यानी कि ये ठीक है, ये सही है, ओके, ये सही है, ये बात स्पष्ट कर दी गई। इसका मतलब यह है कि केशवानंद भारती मामला जो था इसमें अनुच्छेद बी और सी है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया था। चलिए 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 42वां संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार को बड़ा किया राज्य की नीति निर्देशक तत्व से, सॉरी ऐसे, यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कमजोर हैं। क्यों, यहां पर बात ये थी कि उस समय थी इंदिरा गांधी की सरकार, और इंदिरा गांधी जब सरकार थी तो इंदिरा गांधी अपने अकॉर्डिंग फैसले ले रही थी। वहां पे उसने, आप देखोगे कि मौलिक अधिकार से जुड़े कितने सारे फैसले थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, बहुत बड़े बड़े जमीन से जुड़े फैसले, ठीक, जमीन से जुड़े फैसले, बैंकों से जुड़े फैसले, व्यापार से जुड़े फैसले, इतने बड़े बड़े फैसले इन्होंने लिए थे। और इंदिरा गांधी सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, इसके बाद जब फैसले लिए थे तो वहां पर मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं शोषण दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि मौलिक संपत्ति का अधिकार खत्म करने को बारी थी, उसके लिए निरंतर प्रयास कर पहले ही ऑलरेडी हो रहे थे। ओके, इसके बाद व्यापारिक संबंधी आप देख लोगे, फिर आप औद्योगिक अवसंरचना को लेकर देखो, कृषि विकास को लेकर देखो, तो इससे संबंधित इंदिरा गांधी ने बहुत बड़े बड़े फैसले थे। तो यहां पर मौलिक अधिकार का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था। तो अब बात यहां आती है कि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी, ओके, और न्यायिक समीक्षा जो थी, आप देखो 38वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसके तहत न्यायिक समीक्षा पावर दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में न्यायिक समीक्षा की शक्ति थी, और न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति थी वो क्या कर सकती थी, मौलिक अधिकारों का जो शोषण हो रहा था उससे इसको बचाव कर सकते थे। अब बात ये आती है कि जब इंदिरा गांधी इतने बड़े बड़े फैसले लिए तो 42वां संविधान संशोधन में ही उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति थी, जो पावर थी, जो न्यायिक समीक्षा की उनको संरक्षण देने की एक शक्ति थी, उसका इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी शक्ति ही छीन ली सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने शक्ति ही छीन ली।
और 1978 में पुनः इन्हें वापस दे दी जाती है मोरारजी देसाई की सरकार में। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी शक्ति छीनी तो इसमें स्पष्ट ये कहा गया कि मौलिक अधिकार हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कमजोर हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार देखा जाए तो वो एक प्रकार से जो 368 तहत अनुच्छेद है उसके तहत इन्हें सीमित या कमजोर किया जा सकता है। समझ रहे हो, ये बात इसमें थी। तो यही बात है स्पष्ट, तो इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार को इन्होंने कमजोर साबित करते हुए यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों को इन्होंने प्राथमिकता दी। अब आता है मिनर्वा मिल्स 1980 में जब मिनर्वा मिल्स फैसला आता है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ठीक, ये 1980 में आता है। तो यहां पर आप देखोगे कि मौलिक अधिकार हैं एक्चुअली में कैसे हैं, वो सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं एवं नकारात्मक भी हैं। यहां स्पष्ट ये कहा गया कि आप भले ही नीति बना लो, राइट, अगर वो नीति जनता चाहेगी तो वो लागू करेगी। बात समझ रहे हो, जनता चाहेगी तो वो लागू करने के लिए हाँ करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो आप नहीं कर सकते हो ना। आप अगर जबरन कर भी दोगे तो विद्रोह होंगे, बहुत सारी हिंसात्मक गतिविधियां होंगी। बात समझ रहे हो ना। तो यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई आप नीति बना रहे हो तो वो जनता उसमें समर्थन होना चाहिए, जनता की सहभागिता होनी चाहिए। अगर आप नीति बना रहे हो तो मौलिक अधिकार के तहत जनता को ये अधिकार देती है कि वह कोई भी अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्व नीति बन रही है तो उस नीति में आपको यह अधिकार भी मिलता है कि आप उसको देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, या आरटीआई के तहत, जो आरटीआई ये बाद में आया था उसके तहत जानकारी कर सकते हो, वो अलग बात होती है। लेकिन मौलिक अधिकार में ही, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं वो देखे जाएं तो व्यक्तियों को प्राप्त है, इसलिए व्यक्ति अगर इन अधिकारों का कर्तव्य मतलब अधिकारों का पालन करते हुए राज्य के विरुद्ध भी कोई कदम उठाता है तो राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप सरकार नीति बनाती है तो सरकार को इन मौलिक अधिकारों से जुड़े जो लोग हैं, मौलिक अधिकारों जिन्हें प्राप्त है, नागरिकों प्राप्त है, तो नागरिकों से यह नीति बनाते समय उनसे आप समर्थन लेना चाहिए कि हाँ हम ऐसी नीति बना रहे हैं, ये सही है गलत। तो आप देखोगे कि कोई भी सरकार जब बड़े फैसले लेती है, जैसे अभी फैसला लिया था योगी सरकार ने 2 बच्चों वाला, ठीक, तो 2 बच्चों वालों सरकार ने फैसला लिया था, तो इसके लिए वोटिंग कराई थी, जनता से वोटिंग हुई थी। आपने देखा हो सोशल मीडिया पर वोटिंग हो रही थी इससे कि जनता कितना समर्थन दे रही है। अगर हम नीति बना रहे हैं, ठीक, अगर जनता उसको 2 बच्चे वाली ना मानी, समझ रहे हो, अगर 2 बच्चों की सरकार ने अगर कोई नीति बना दी है, ठीक है, अगर वो जनता ना माने तो फिर क्या होगा। इसलिए जनता की भी सहभागिता आवश्यक है। इसीलिए तो आप देखोगे तो कभी कभी ऐसे भी मत आते हैं, ऐसे भी कानून होते हैं जिन पे सरकार सलाह लेती है जनता से। और आप देखोगे जो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री हैं उनको स्वतंत्र है कि एक वो बच्चे से भी सलाह ले सकते हैं नीति बनाने की, एक बच्चे से, ठीक। और उनके पास में जो वहां पर बैठे होते हैं सचिव, उनसे वो सलाह नहीं लेते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें जरूरी नहीं है कि वहां इनके सलाहकारी जो सरकार को सलाह देते हैं वो वहां पर बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सरकार उनसे सलाह ले ले, ये आवश्यक नहीं है। सरकार जनता से भी सलाह ले सकती है, जनता के प्रत्येक बच्चा से सलाह ले सकती है कोई भी नीति बनाने के लिए, ओके। तो इसलिए मौलिक अधिकार जो हैं वो कमजोर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व के बिना मौलिक अधिकार का कोई भी महत्व नहीं है, उसी प्रकार मौलिक अधिकार के बिना राज्य के निर्देशक तत्वों का कोई भी मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समपूरक हैं।
इनके अगर एक भी पल्ला अगर कम और ज़्यादा हो रहा है तो आप व्यवस्था को नियंत्रित नहीं कर पाओगे, संचालित नहीं कर पाओगे। इनको दोनों को मेंटेन करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए इन्हें एक दूसरे का पूरक होना ही आवश्यक है और एक दूसरे के पूरक हैं ये। अगर आप इसमें बराबरी कमजोर बड़ा करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मिनर्वा मिल्स फैसला जो आया था वो यही आया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है, ना कि बराबर। पूरक का मतलब है एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे पति पत्नी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसी प्रकार से मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भी एक दूसरे पर निर्भर है, इसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। जितना अधिकार एक पत्नी को पति पर होता है उतना अधिकार पति को पत्नी पर होता है। इसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अधिकार मौलिक अधिकार पर है और मौलिक अधिकार का अधिकार राज्य के नीति तत्वों पर है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक दूसरे के ये पूरक हैं। लेकिन हाँ, जनता भले ही इनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती है, लेकिन इनका विरोध जरूर कर सकती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये बाध्य योग नहीं होते हैं, अबाध्य योग होते हैं, ठीक। जबकि मौलिक अधिकार बाध्य योग होते हैं, ये जस्टेबल होते हैं जबकि ये अनजस्टेबल होते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो भूमिका थी उसके विषय में हमने स्पष्ट, उद्देश्य का है उसकी प्रकार की, उसको मैंने स्पष्ट समझा दिया कि राज्य के नीति तत्व मौलिक अधिकार के बीच टकराव किस प्रकार का। चलिए।